बच्चों आईटी जेई एडवांस जो है एग्जामिनेशन, इसमें ऐसा नहीं है कि फिजिक्स अलग आ जाती है। फिजिक्स तो सेम रहती है, पर सोचने का तरीका और सवाल को सही से पढ़ने का तरीका बहुत मैटर करता है। तो हमें ये लगता है कि आपको ये बताना ज्यादा जरूरी होता है कि सोचते कैसे हैं सवाल में। जब पढ़ते हैं तो किस लाइन का क्या मतलब होता है, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे किसी लाइन को बढ़ जाना है, कैसे प्रोग्रेस करना है सवाल में, कैसे इसको क्रैक करना है, क्या क्या थॉट्स आते हैं दिमाग में, इसके बारे में चर्चा करना चाहते थे। तो इस बारे में चर्चा करने के लिए हमने आईएनपीएचओ का 2023 का एक सवाल लिया है, जो 60 नंबर में एक अकेला वो सवाल 16 नंबर की अहमियत रखता था। आप समझ सकते हैं कि कितनी औकात वाला सवाल है, और ऐसा सवाल है जो जे एडवांस में भी पूछा जा सकता है। हाँ, उतनी औकात का नहीं होगा, पर हाँ पूछा जरूर जा सकता है। पर जे एडवांस में ये सवाल अगर पूछा जाएगा या इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो आप उसे कैसे करेंगे, क्या आपके मन में थॉट आना चाहिए, इन थॉट्स को समझने के लिए मैं और रजत सर यहाँ पर थोड़ा अपने मन की बातों में जो विचार दिमाग में आने चाहिए थे उनको शब्दों में बोलेंगे, ताकि आप ये समझ पाएं कि सवाल जब आता है तो कैसे सोचता है एक अच्छा स्टूडेंट। तो सर इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ सर, पहले तो क्वेश्चन देखते हैं। 1 mole of an ideal monatomic gas goes through a linear process from A to B as shown on the pressure volume diagram. The temperature at A is 227 degrees Celsius. The process is such that the temperature decreases and the heat is continuously supplied to the gas. The ratio of specific heat at constant pressure to that at the constant volume is 5/3. Obtain the expression for the maximum work the gas can perform in such a process. Basically अपने को एक मोनोटोमिक गैस दे रखी थी जिसका नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, उसका पीवी डायग्राम एक लीनियर ग्राफ दे रखा है। तो जैसा उसने पूछा कि वर्क मैक्सिमम पूछना, लेकिन वर्क की जब बात आती है सर और पीवी ग्राफ दिखता है, और अगर हम बात करें कि हमें वर्क डन जो बताया जाता है वो इंटीग्रल पीडीवी होता है, और इंटीग्रल पीडीवी एरिया अंडर पीवी ग्राफ है, और यहाँ पर हम एरिया इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना ए से लेकर बी तक मुझे अगर वर्क निकालना है तो ए से लेकर बी तक पूरा एरिया अंडर द कर्व निकाल लिया जाए। फिर क्वेश्चन उठा, एरिया निकालने के लिए मुझे ए पॉइंट पर भी प्रेशर और वॉल्यूम चाहिए, बी पॉइंट पर भी प्रेशर एंड वॉल्यूम चाहिए, बट एक इंपॉर्टेंट बात थी सर कि मैक्सिमम क्या है। तो मैक्सिमम को आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि मैक्सिमम क्या है। तो ये जो भी अब सर ने आपको बोला वो आपको समझाने के लिए बोला, पर उनके मन में ये तुरंत जैसे कि स्टूडेंट के मन में आएगा पीवी ग्राफ का एरिया कर्व निकालना, एकदम तुरंत क्लियर कट किया। फिर सर ने कहा कि यार ये मैक्सिमम एरिया तो एरिया होता है, मैक्सिमम एरिया क्या है। तो सर ने मैक्सिमम एरिया जब कहा तो मेरे दिमाग में आया कि इसका मतलब है कि हमें ये नहीं पता है कि लाइन का एक्सटेंशन कहां से कहां तक हुआ है, जैसा कि इंफॉर्मेशन भी नहीं दी हुई है। बिकॉज अगर ये लाइन बड़ी होती तो बड़ा एरिया, छोटी होती तो छोटा एरिया, यानी ये लाइन दोनों तरफ बढ़ सकती है, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो डेफिनेटली कहीं ना कोई एक लिमिट होगी कि इससे ऊपर नहीं जा सकती और इससे नीचे नहीं जा सकती। देन ओनली यू कैन से कि द एरिया विल बी, द मैक्सिमम एरिया विल बी दिस मच। इट मींस वी जस्ट नीड टू फोकस टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट, एंड फॉर दैट वी नीड टू रीड द क्वेश्चन, बिकॉज नाउ वी कैन नॉट स्टार्ट कैलकुलेटिंग वर्क। देखिए एक बात समझिए, किसी भी सवाल को करने के दो अप्रोच होते हैं। वन जो हम इस सवाल में करने वाले हैं उसका नाम है बॉटम अप अप्रोच। जब सवाल में जो चीज निकालनी है वो बहुत क्लियरली नहीं पता है कहां से निकालें, तो हम फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं सवाल के और वहां से उस चीज की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं जो हमें निकालनी है। इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। कई बार सवालों में होता है कि ये चीज निकालनी है और हमें पता है ये चीज इससे निकलेगी, ये चीज इससे निकलेगी, ये चीज इससे निकलेगी, ये चीज इससे निकलेगी, और हम ऊपर से नीचे जाते हैं, उसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन और बॉटम अप दो तरह की अप्रोच होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। यहां पर सर ने बॉटम अप अप्रोच को चूज किया। ये एक स्टूडेंट के दिमाग में रन टाइम में तुरंत आता है कि मैं ऐसे पहले वर्क डन निकाल के कुछ नहीं कर सकता, मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि कंडीशंस क्या है, कहां कहां तक एक्सटेंड हो सकता है, इसके बारे में पता करना है। तो इसलिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना जरूरी होगा। ठीक है, जैसा कि सर अपन ने मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा एज ए स्टूडेंट ही पढ़ा था, एकदम जल्दी जल्दी पढ़ लिया। तो अब अपन जब वर्क निकालने की बात करें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं इंटीग्रल पीडीवी से मैं एरिया अंडर द ग्राफ मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता। तो मुझे ए और बी पॉइंट पर मुझे ना प्रेशर पता है ना वॉल्यूम पता है, बस टेम्परेचर पता है। टेम्परेचर पता है तो वहां से मैं पी और वी का मल्टीप्लीकेशन इस पॉइंट पर तो बता सकता हूं, बट बाकी दूसरी जगह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ला सकता हूं।
अब दोबारा से फिर हमें क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना चाहिए सही से, जो अभी सर ने बोला क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। तो मैंने पहली बार तो बहुत फास्ट क्वेश्चन पढ़ लिया। अब मुझे एक लाइन दिखी, द प्रोसेस इज सच दैट द टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम वर्क कैलकुलेट करने की बात कर रहा है और जो प्रोसेस की ग्राफ दे रखी है उसमें टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होता है। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमें एक ही चीज समझ में आ रही है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव कंफर्म है नेगेटिव होगा। किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल लो, टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल लो, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल लो, एक चीज तो डैम श्योर है कि टेम्परेचर का जो डेरिवेटिव होगा वो थ्रू आउट द प्रोसेस नेगेटिव आने वाला है। फिर बात हुई कि ग्राफ अगर लीनियरली दिया रखा है तो हम पी और वी में कोई तो रिलेशन लिख सकते हैं। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा उस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। तो मैं स्लोप ले रहा हूं इसका -m, m इज द पॉजिटिव नंबर, ठीक है। स्लोप -m है, m इज द पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं p और v में कुछ रिलेशन लिखने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ मिलेगा p इक्वल टू -mv प्लस कांस्टेंट टाइप का। लेकिन मेरे पास एक लाइन से इंफॉर्मेशन निकल कर आई कि टेम्परेचर का डेरिवेटिव नेगेटिव है, बट आइडियल गैस दे रखी है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लगा सकते हैं पी इक्वल टू nRT। तो इस पर्टिकुलर गैस के लिए n कांस्टेंट r कांस्टेंट, तो मैं बोल सकता हूं पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होगा। तो जिस तरीके से टेम्परेचर वेरी हो रहा होगा क्या उसी तरीके से पीवी वेरी हो रहा होगा। तो अगर मैं पीवी का डेरिवेटिव निकालूं या टेम्परेचर का डेरिवेटिव निकालूं, क्या दोनों ही नेगेटिव मिलने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो पीवी इक्वल टू -mv स्क्वायर प्लस सीवी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो किसी के भी रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा आपका dpv इज इक्वल टू -2mv dv प्लस cdv। जैसा कि अपन ने देखा कि टेम्परेचर का डेरिवेटिव नेगेटिव मिलना चाहिए और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीवी है, तो पीवी का भी डेरिवेटिव क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए। तो इसे हमने क्या कर दिया, <0, ठीक है। आप अपन देखते हैं यहां से क्या मिलने वाला है, dv उधर जाकर उड़ जाएगा, तो अपने को जो मिलेगा 2mv ग्रेटर देन c एंड v सही है, v ग्रेटर देन c/2 है। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एनएमएस सर ने बोला था कि हमें मैक्सिमम वर्क निकालना है, तो एक अगर मैं इस ग्राफ को ऊपर भी कहीं तक एक्सटेंड कर सकता हूं और इधर नीचे भी कहीं तक एक्सटेंड करता हूं, जितना ज्यादा एरिया मैं पॉसिबल निकाल सकता हूं उतना मैक्सिमम वर्क मिलेगा। तो यहां से इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक हमें कंडीशन मिल गई कि वॉल्यूम c/2m से तो ज्यादा होना पड़ेगा। तो अगर हम लिमिटिंग केस लें तो मिनिमम वॉल्यूम इस ग्राफ में जो होगा वो c/2m होगा। तो मैं एक चीज के लिए डैम श्योर हूं कि एक पॉइंट पे जो वॉल्यूम मिला होगा वो कंफर्म है, वो c/2m रहा होगा। क्या मैं सही हूं सर? तो जैसा सर ने यहाँ पर एकदम एक लाइन को पढ़ के अच्छे से एनालाइज किया और उन्होंने एक एंड पॉइंट्स का गारंटी कर दिया कि इफ यू आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम वर्क डन देन द वॉल्यूम मस्ट बी, वॉल्यूम जो इनिशियल वॉल्यूम है वो c/2m होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा c/2m से ज्यादा चाहिए होगा अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डज नॉट गारंटी कि टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा। उसके लिए सर ने पूरा डिफरेंशिएट करके बेसिक से सोचा और उसका आंसर निकाला। सिमिलरली अगर मैं इसकी अगली लाइन पढ़ने की कोशिश करूं तो उसमें लिखा है हीट इज कंटिन्यूसली सप्लाइड। आपको पता है कि सेम प्रोसेस में, किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जब हीट दी जाती है जिसको हम dq से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट को, तो हम उसे पॉजिटिव कहते हैं, और जब हीट निकलती है तो हम उसे नेगेटिव कहते हैं। तो यहां पे बोला कि हीट इज कंटिन्यूसली सप्लाइड, इसका मतलब है dq इज ऑलवेज पॉजिटिव। dq इज ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब हुआ कि dq की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। dq की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि dq यानी कि जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से du प्लस पी डीवी एंड du प्लस dw लिख सकते हैं, तो उसको अगर मैंने लिखा तो इट इज नथिंग बट 3/2 nr dt, 3/2 nr dt प्लस pdv। आई होप यू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज मोनोटॉमिक गैस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। 3/2 nr dt की वैल्यू जो है वो प्लस pdv की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब वही सेम लॉजिक जो सर ने टेम्परेचर में लगाया था मैं यहाँ पे dq में लगा रहा हूं। तो जैसे ही मैंने ये लिखा 3/2 nr dt प्लस pdv की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। nr dt इज नथिंग बट dpv, बिकॉज सर ने अभी दिखाया था pv इज इक्वल टू nrt, तो इसकी तरफ डेरिवेटिव दोनों का अगर निकाला जाए तो d ऑफ nr dt, nr कांस्टेंट है, nr dt आ जाएगा। तो हमारे पास dpv हम ऑलरेडी निकाल के चुके हैं, तो इट कम्स आउट 3/2 हमने बाहर लिखा, इट कम्स आउट -2mv dv प्लस cdv प्लस pdv, इसको ब्रैकेट बंद, ये प्लस pdv ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास आ गया ये, तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, यहां पर dv उड़ गया, तो हमारे पास आ गया -3mv प्लस 3c/2 प्लस p ग्रेटर देन 0।
एंड ऑब्वियसली बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द कंडीशन ऑन वॉल्यूम, तो वी डोंट नीड प्रेशर हियर, तो हमने इस प्रेशर को वापस माइनस एम वी प्लस सी की जगह रिप्लेस किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन टर्न आउट हो गई। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम कहां से कहां बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई -3mv प्लस 3c/2 माइनस mv प्लस सी ग्रेटर देन 0। इससे अगर हम निकालने की कोशिश करें तो -3mv माइनस mv माइनस 4mv हो गया, 4mv उधर गया, ये 5c/2 हुआ तो ये 5c/8 हो गया, यानी v मस्ट बी लेस देन 5c/8, 5c/8m। v की वैल्यू 5c/8m से छोटी होनी चाहिए। तो v की वैल्यू 5c/8m से छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब है हम इधर भी कितना एक्सटेंड कर सकते हैं नेगेटिव साइड में बढ़ाने के लिए एरिया, वो भी लिमिट मिल गई। तो वी आर वेरी प्लेस्ड कि अगर हमें अपना एरिया मैक्सिमम चाहते हैं तो ये सबसे दूर का लेफ्ट दूर का पॉइंट है और ये सबसे राइट दूर का पॉइंट है, यानी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सिचुएशन आने वाली है। अब इस पॉइंट का प्रेशर अगर हम निकालने की कोशिश करें बाय गिवन दैट द वॉल्यूम इज c/2m, तो जस्ट पुट द वैल्यू c/2m, तो इट कम्स आउट c/2 जैसा सर ने लिख दिया है। और जब हम यहां का प्रेशर निकालने की कोशिश करें बाय पुटिंग द वैल्यू 5c/8m, तो -5c/8m जब हमने डाला तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3c/8, तो इसकी वैल्यू आ गई 3c/8, तो c/2 और 3c/8। अभी ऐसा लग रहा है, ठीक है, एक और बात याद रखिए, जब भी आप सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको अगर लगता है कि मैंने कुछ अननोन माने हैं तो बिना डरे आप उन अननोन को मानकर कंटिन्यूअसली सवाल सॉल्व करते रहिए। अगर अननोन आपने माने हैं तो फाइनली वो रिजॉल्व होंगे ही, डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा डेटा दिया होगा जिससे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। इसलिए कभी डरा मत करिए कि सर सी भी नहीं पता, तो नहीं पता तभी तो निकाल रहे हैं ना, देखते हैं कि क्या है। पहले जो आपका मेन फोकस है वर्क डन तो निकाल लेते, फिर सी को ढूंढेंगे कहां से आएगा सी। तो वर्क डन हमने जब निकाले तो इसका एरिया अंडर द कर्व आएगा, तो एरिया अंडर द कर्व इज अ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है साइड्स जो का डिफरेंस, जो पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिफरेंस है और पैरेलल साइड्स का एवरेज हाइट, मतलब h1 प्लस h2/2। तो ये हमारे पास c/8 है, विच इज कैन बी रिटन एज 4c/8, दिस इज 3c/8, तो इनका जो एवरेज आ गया वो आ गया 7c/16, 7c/16, और इनके बीच का जो गैप आ गया वो आ गया c/8m, c/8m। तो हमारा एरिया जो हमारे पास आ गया विच इज वर्क डन, इट कम्स आउट 7c/16 into c/8m, which comes out 7c square by 128m. So this is our maximum work done. This is our maximum work done. But now the question is कि C और M हम कैसे पता करें? C और M इंडिविजुअली पता करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी करके c²/m मिल जाए तो देखते हैं। तो we will go back to the question and see कि which information we haven't used. तो जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो ए पॉइंट पर अपने को टेम्परेचर दे रखा था एंड नंबर ऑफ मोल्स उसके दे ही रखे हैं। तो अब ए पॉइंट के करस्पॉन्ड मुझे अब प्रेशर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो क्या मैं ए पॉइंट पर पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा सकता हूं? तो मैं वही करने जा रहा हूं, मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा रहा हूं एट पॉइंट ए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अपन ने देखा था प्रेशर जो मिल रहा था ए पॉइंट पर वो c/2 था और वॉल्यूम था वो c/2m था। तो c/2 इंटू c/2m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 1 है, आर की वैल्यू अभी आर ही रहने देते हैं और बाकी वैल्यू अपने को पता है कि आर की वैल्यू बाद में डाल देंगे। टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से c²/4m की वैल्यू जो अपने को मिल रही है वो 500 इंटू आर मिल रही है, तो c²/m की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2000 इंटू आर हो जाएगी। तो जैसा कि अपन ने मैक्सिमम वर्क डन जो निकाला था वो अपना निकल कर आया था 7c²/128m, 7c²/128m। तो इस वर्क में अपने को c²/m की वैल्यू नहीं पता थी, वो अपन ने यहां से निकाल लिए। जैसा अभी सर ने बोला था अगर आप कोई भी वेरिएबल लेकर चलते हो तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ऐसी दे रखी होती है जहां से आप उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अपने सामने भी वो वैल्यू निकल कर आ गई है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो 7/128 इंटू 2000 इंटू आर की वैल्यू 8.31 डालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट सॉल्व होकर आता है 908.91। बट इसका आंसर जो INPHO में दिया था वो 909 जूल दे रखा था। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सर आगे और कुछ टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? तो भाई चलिए, ये सवाल आपको नहीं आता था और आपने सोच लिया,
बट इससे सीखा क्या? आप क्या इस सवाल को यहीं अगर आप छोड़ के बंद कर देते तो आप इससे कुछ भी नहीं सीख रहे, बिकॉज दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, देयर आर चांसेस बाय द वे, बट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन आर कमिंग इन योर एग्जाम इज वेरी अनलाइकली. But whenever you read any equation, you understand it, you try to see कि what you have learned. अगर आपने देखा कि इसका मतलब क्या था, जैसे सर ने कहा कि टेम्परेचर वाली कहानी पे dt की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए थी और dq की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए थी, यानी कि ये dt और dq के हिसाब से ये हमारा जो कर्व है इसके हिसाब से हमने चीजों को डिसाइड किया. तो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने कहा यार इसका मतलब ये है कि जब भी मुझे ये पता करना पड़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है तो मुझे dt के बारे में बात करनी है. हो सकता है कि अगली बार ये कर्व जो है वो आपका पैराबोलिक फॉर्म का दे दे और आपसे पूछे कि फाइंड आउट कहां तक टेम्परेचर बढ़ा है, कहां तक टेम्परेचर घटा है. तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट dt, और dt का नेचर देखकर आप समझ जाएंगे यहां तक बढ़ा है, यहां घटा है. दे कैन आस्क यू मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी आस्क्ड. सिमिलरली दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन कि बताओ कहां तक हीट सप्लाई की गई है, किसके बाद कब तक रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, कब तक एंडोथर्मिक थी. इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं. या फिर अगर मैं इसको देखूं ये dq वाली कहानी को या dt वाली कहानी को, तो अपन यहां पर आगे बढ़ते हैं. dq इक्वल टू 0, dq इक्वल टू 0 जो होता है वो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है. एडियाबैटिक प्रोसेस जो हमारे पास है उस प्रोसेस में हम अगर ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है. इस प्रोसेस के हर पॉइंट पे डी इस पे चलोगे तो इसकी पीवी में रिलेशन ऐसा है कि dq की वैल्यू हर जगह 0 है. अगर इंटरेस्टिंगली कोई आपसे पूछे कि बताओ एक प्रोसेस मैं बना रहा हूं, मैंने कहा बताओ सर, उसने कहा ये है वो प्रोसेस, ये यहां से A से स्टार्ट किया 20 तक गए हैं, बताइए ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है. अब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, तो आपको इस लाइन पे जब आप चल रहे हैं तो dq की वैल्यू क्या आ रही है, इस लाइन पे जब आप चल रहे हैं तो dq की वैल्यू 0 आ रही है. तो इस आपको पता है मैथ्स में कि कोई भी कर्व किसी प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो कभी भी dq इक्वल टू 0, यानी कोई भी पूछेगा कहां पर प्रोसेस में हीट सप्लाई नहीं हुई है तो वो प्रोसेस में ये वाले कर्व को फॉलो करेगा. अगर इस प्रोसेस में dq की वैल्यू 0 है तो इसके इस तरफ वाले रीजन में dq की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इसके इस तरफ वाले रीजन में dq की वैल्यू नेगेटिव आएगी. इसका मतलब है अगर आप a से b जाओगे तो a से b जाने में जो आपका ये प्रोसेस होने वाला है इट हैज टू बी एंडोथर्मिक, हीट मस्ट बी सप्लाइड. और अगर आप ऐसे कोई भी प्रोसेस यहां से ये बना दिया आपने तो दिस प्रोसेस बिना कैलकुलेशन के भी आप कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस हैज टू बी एक्सोथर्मिक बिकॉज इसमें लेस देन 0 है. दिस इज नॉट द ओनली थिंग. मैं इस वीडियो पे चाहूं, इस बात पे चाहूं तो अगले 2 घंटे तक बोलता रह सकता हूं और बहुत सारे इनसाइट्स बता सकता हूं कि क्या क्या चीजें सोची जा सकती हैं जो मैंने सोची जब मेरे पास पहली बार जीवन में कोई सिचुएशन आती है तो सवाल में, तो इस सवाल में भी सोची जा सकती हैं. ऐसे हर सवाल में सोचा जा सकता है. इसीलिए कई इंटेलिजेंट लोग बोलते हैं कि 2 करोड़ सवाल लगाने से सिलेक्शन और अच्छी रैंक नहीं आती. कम सवाल लगाओ पर उसको अच्छे से एनालाइज कर लो, समझ लो तो अच्छी रैंक आ सकती है. शायद सबके नहीं पर कुछ इंटेलिजेंट लोगों के, कुछ ईमानदार पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को ये बात समझ में आए और वो इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट करें तो शायद हम देश में थोड़ा बेटर परफॉर्म कर पाए इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. चाहे सिलेक्शन की बात हो या लाइफ की बात हो, हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज एनालाइजिंग पावर ही आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़ा ऊपर उठाती है. प्लीज इस बात को समझिएगा. सर इसी बात पे अपन अब डेट्स को बंद करते हैं. ओके सर, बाय बाय. एंजॉय